सर ये 4-3-3-2 ये कंफ्यूजन, ये स्पिन समझ में आई आपको? जी बिल्कुल, एक अजीब सी कैफियत है कि आजकल ये देखा जा रहा है कि जब भी कोई इशू होता है, कोई आइन में कोई अभाम होता है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुजू करते हैं, तो फिर वहां मजीद आइनी पेचीदगियां बन जाती हैं और मजीद कंफ्यूजन हो जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट जो ये आज का ऑर्डर है, उसमें एक तरफ तो बिल्कुल एक 3-2 की मेजॉरिटी कहती है कि पिटिशन अलाउ है, मगर दूसरी तरफ वो जो 2 मेंबरान हैं उस बेंच के, वो कहते हैं कि हम पहले के 2 जज साहिबान जिन्होंने पिटिशन को डिसमिस किया था, हम उनकी व्यू को की तायीद करते हैं। तो डेफिनेटली एक कंफ्यूजन तो बन गई है। अब हुकूमत उस कंफ्यूजन में हुकूमत ने तो अपना जो स्टांस है वो वाजे कर दिया है। अब मजीद ये मामला दोबारा अब इस पे फिर बहस होगी। फिर आपको ये मामला दोबारा कोर्ट में जाते हुए दिखाई दे रहा है या आपको लग रहा है कि यहाँ पे बिकॉज गवर्नर साहब ने तो कहा हम तो दे देंगे तारीख, उनकी गुफ्तगू जो मीडिया से है, पंजाब में सदर साहब ने डेट देनी है इलेक्शन कमीशन से मशावरत के साथ, तो मोर और लेस वहां पे भी डायरेक्शन क्लियर है। अगर इसको चैलेंज भी करेंगे तो किन टेक्निकल ग्राउंड्स पे करेंगे? बिकॉज जीवन जो इख्तलाफी नोट है उसमें भी 90 दिन की इलेक्शन के मामले को नहीं चैलेंज किया, उन्होंने दीगर टेक्निकलिटीज को चैलेंज किया है। तो रूम कहाँ है इसमें चैलेंज करने को? या देखिए, जो 2 मेंबरान का फैसला है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सुओ मोटो केस टेकअप हुआ है ये कबल अज़ वक्त है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट को मौका देना चाहिए था कि वो इस मामले को डिसाइड करें। इस वक्त पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। जो उससे पहले ही जस्टिस याहिया अफरीदी और मिनल्ला साहब की भी, जस्टिस मिनल्ला साहब की का भी जो ऑर्डर था उसमें भी यही बात थी। अब एक कंफ्यूजन ऑब्वियसली उससे भी नेचुरली कई लोगों ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि भाई जो अफरीदी साहब और मिनल्ला साहब बेंच से अलग हो गए थे, जो 2 दिन केस की कार्रवाई हुई है वो सिर्फ 5 रुकनी बेंच के सामने हुई है, मगर उस पे हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ सुनने को आया कि पनामा केस में भी ऐसा ही हुआ था कि गुलजार साहब और खोसा साहब ने कुछ एक फैसला दे दिया था, वो माइनॉरिटी में थे, फिर अलग हो गए बेंच से। फिर सारी जो केस की सुनवाई थी वो सिर्फ 3 जजेस थी और उसकी रिपोर्ट की जो सुनवाई थी वो 12-13 दिन सिर्फ 3 जजेस ने कंटिन्यू की। फिर फैसला सुनाते वक्त फिर 5 जजेस दोबारा आ गए। तो देखिए, ये जो सारी ये जो आईनी ये जो पेचीदगियां हैं, मैं समझता हूँ ये सिर्फ इसलिए आई हैं क्योंकि एक रीजनेबल तमाम जो न्यूट्रल जितने भी वकला वगैरह थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर फुल कोर्ट बना के एक फाइनल फैसला कर दें ये 90 दिन वगैरह से तो किसी को एतराज नहीं है, और बिल्कुल एक आइन में लिखा है फुल कोर्ट बनाते पूरी कोर्ट की अथॉरिटी से एक फैसला आता और वो फैसला सबको कबूल होता। अब ये बेंच बनाना, फिर 2 आदमी 4 आदमी इधर उधर लोगों की, अब सारी माइनॉरिटी जजेस की शिकायत, उससे देखें जब जजेस का खुद कॉन्फिडेंस सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होगा तो पब्लिक का कहां? और गोल पोस्ट भी खामखा शिफ्ट हो गई, जबकि इतना ये क्लियर कट मामला था। इसमें बड़ा सिंपल सवाल था कि जी 90 दिन में इलेक्शन होने या नहीं होने। मुस्तफा साहब, अब आपको क्या लग रहा है कि अगर ये जो फैसला है इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर इलेक्शन हुए तो क्या सिर्फ पंजाब और केपी में होंगे, या आपको ये दिख रहा है कि आगे फिर पूरे मुल्क में ही जनरल इलेक्शन की तरफ हम इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि विफाक के इलेक्शन बाद में करना डज नॉट मेक सेंस किसी भी पॉलिटिकल जमात के लिए? पॉलिटिकली इट डज नॉट मेक सेंस कि ऑफ कोर्स कि जिस वक्त पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में अगर हुकूमतें ऐसी बैठी हुई तो जो भी वफाकी इलेक्शंस जब अनाउंस किए जाएंगे तो उसमें एक सवाल बार था, और उस वक्त ये तो उठेगा कि वहां पर क्या इलेक्शन कमीशन आजादाना तरीके से इलेक्शंस कराने की पोजीशन में होगा जब वहां पर पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स बैठी होंगी। लेकिन कतई नजर इस तमाम कॉन्वर्सेशन के मारिया हम जिस नहज पे खड़े हैं, जिस तरह मैंने पहले प्रोग्राम के हिस्से में कहा, हमें अपना मजीद मजाक नहीं बनाना चाहिए, ना आइन का मजाक बनाना चाहिए, ना उन असूलों का, जमहूरी असूलों का मजाक बनाना चाहिए। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं इसमें मजीद हम कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की तरफ बढ़ेंगे, मजीद मुल्क में अफरा तफरी फैलेगी, और पहले ही हमारी मईशत किसी बड़े झटके को बर्दाश्त करने की पोजीशन में ही नहीं है। हम खुदा खास्ता हम क्यों अपने मुल्क के साथ ऐसा कर रहे हैं कि
सारे के सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पा रही, अदलिया के पास जाते हैं जो इंसाफ फराहम करने का इदारा है, सुतून है इस माशरे में, फिर उसके ऑर्डर्स के ऊपर कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है, उसके ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट ना करने की बातें शुरू हो जाती हैं। तो ये सारे को एक क्लासिक, एक फेल्ड स्टेट की डेफिनेशन नहीं है तो और क्या। तो हम ये जो इतनी अपनी अनाएं लेकर बैठे हैं, इन अनाओं को कुर्बान करना पड़ेगा हमें अगर मुल्क को आगे लेकर जाना है। 22 करोड़ इस मुल्क में लोग हैं, उनके पास ना सेहत ना तालीम, उनकी जिंदगियां मुश्किल, और हम इश्यूज के ऊपर सियासत करने की बजाय इस वक्त इल्जाम तराशियां, एक दूसरे के ऊपर बहुतान, ये कैसे मामलात चलेंगे। तो मैं तो एक्चुअली इस सारी सूरत हाल में क्राइसिस को मजीद बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, क्राइसिस कम होता हुआ नहीं देख रहा, और इसके हमारी मईशत के ऊपर बहुत नेगेटिव इसके इम्पैक्ट आए। और बहरहाल अगर हुकूमत किसी तौर पे समझ रही है कि इन इलेक्शन को डिले भी किया जाए, उसके लिए कानूनी गुंजाइश निकालेंगे कैसे, ये भी मेरी समझ से बाहर है। सलाउद्दीन साहब, क्या फैसले पे इम्प्लीमेंट ना करना या इसको ऑनर ना करना या सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस ना मानना, ये ऑप्शन है? क्योंकि मैं सुन रही थी कल कानूनी राय थी उनकी इरफान कादिर साहब की, उन्होंने कहा कि अगर सदर को के हवाले से फैसला आ जाता है तो ये अब इनिशियो होगा और उसको इग्नोर भी किया जा सकता है। आई डोंट नो ये मतलब ये किस कॉन्टेक्स्ट में ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के अलावा हुकूमत के पास और कोई कानूनी ऑप्शन भी है? देखिए, एक तो ऑप्शन ऑब्वियसली हमेशा रिव्यू का होता है, मगर दूसरी जो जिस चीज पे आज जो मैं सुन रहा था लॉ मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू, उससे तो वो ऐसा लग रहा था कि हुकूमत का ये फैसला है कि वो इस डिसीजन को बजाय 3-2 देखने के वो 4-3 देख रहे हैं कि पिटिशन जो है वो खारिज हो गई है। तो अगर ऐसा है तो फिर नेचुरली फिर मामला जाएगा तौहीन अदालत पे, फिर तौहीन अदालत पे जब मामला जाएगा तो हुकूमत का ये मौक़िफ़ होगा कि आपकी तो पिटिशन डिसमिस हो गई है, फिर उस पर मजीद पेशियां होंगी, मजीद कोई ऑर्डर आएगा, उस ऑर्डर के खिलाफ फिर अगर कंटेम्प्ट की कोई प्रोसीडिंग्स होती हैं उसके खिलाफ फिर एक इंट्रा कोर्ट अपील की भी ऑप्शन होती है। देखें, एक तो जो मैं मुस्तफा साहब की और चीजें बिगड़ती हुई नजर आती हैं, और मुस्तफा साहब की इस बात की मैं तायीद करूंगा, देखें और आगे बढ़ाता हूं कि देखें, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस असेंबली में बैठ के आपस में ये सियासी मामला जो है वो आपस में हल कर सकें, मगर दूसरी तरफ ये भी देखने को आता है कि हमारी अदालत उज़्मा के जज साहिबान भी अपने जो इश्यूज हैं वो पूरी अदालत में बैठ के रिजॉल्व नहीं कर पाते, और जिस तरह बाकी जगहों में पोलराइजेशन नजर आती है उसी तरह अदालत उज़्मा में भी नजर आती है। और अगर ये एक हमारी इंस्टीट्यूशंस का हाल हो गया तो बड़ा मुश्किल है कोई अपना उम्मीद की किरण देखना। ठीक बात कह रहे हैं कि जो हुआ ये ना होता तो बहुत बेहतर था, और खासतौर पे फुल कोर्ट ऐसे जो कानूनी मामलात हैं, मेरी पर्सनल राय कि कासिम सूरी साहब की रूलिंग के बारे में वक्त भी एक फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए था। जरा वजन आ जाता है, बहुत ज्यादा एक ठोस और शफाफ तरीके से पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है। इस इशू के ऊपर भी अगर फुल कोर्ट बन जाता तो कोई इसमें कबाहत नहीं थी, जो अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है उससे पीछे हट जाते। लेकिन आज के फैसले में जो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से डिसेंटिंग नोट में लिखा गया कि चूंकि उधर ये अपीलें टेकअप की हुई हैं दोनों हाई कोर्ट्स के अंदर, तो इस वजह से ये मुनासिब नहीं है कि आला अदालत इस केस को सुने। ये दो जजेस का इसमें हवाले से ख्याल था। सलाउद्दीन साहब, कोई क्या इसके हवाले से प्रेसिडेंस पहले मौजूद नहीं है? क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग है 92 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब गई और अली जफर साहब ने एक्चुअली हमें ये बताया, ये समझाया, तो उस वक्त भी यही मामला था, ये हाई कोर्ट में लगी हुई थी अपीलें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में तब भी मामला सुना गया था। जी, इसमें एक सबसे पहले वो एक जहूर इलाही साहब का केस है, और उसके बाद एक बेनजीर भुट्टो साहिबा का केस है। अब बेनजीर भुट्टो साहिबा में केस में बड़ा एक सिमिलर इशू था, लाहौर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स पेंडिंग थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि वैसे तो असूलन तो हाई कोर्ट्स में ही ये अगर मामला पेंडिंग हो तो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में प्रीमेच्योरली जंप इन नहीं करना चाहिए। अलबत्ता उन्होंने उस केस में ये कहा था कि क्योंकि 17 महीने से वो उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसलिए अब हम डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे हैं। तो ये भी जो चीजें हैं, ये भी देखें, जो सुओ मोटो की सारी जो प्रोसीडिंग्स जितनी भी हुई है कि कैसे इन्वोक किया जाएगा, किस तरीके से उसकी बेंच
कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये तमाम तर चीजें आपके सुप्रीम कोर्ट रूल्स में उनका कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रूल्स जब 1980 में बने थे तो उस वक्त किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये सुओ मोटो कोई चीज है। सुओ मोटो का भी इजाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद 1990 में जाके 1988 या 90 के दरमियान उन्होंने उसका इजाद किया, तो कोई रूल्स उसके बने नहीं है। वो रूल्स बनाने के लिए भी अगर फुल कोर्ट बैठ के डिसाइड करे कि सुओ मोटो क्या चीफ जस्टिस खुद अकेला करेगा या 17 के 17 जजेस अग्री करें तब सुओ होगा या कोई कमिटी होगी, वो फिर केसेस इंडिया में उन्होंने रूल्स बना दिए कि इस तरह सुओ मोटो टेकअप किया जाएगा, ये बेंच जो है वो उसको सुनेगा। वो हम भी अगर कर लें, रिव्यू करें, ठीक बात है, बिल्कुल प्रोसेसेस को इम्प्रूव करना है ना, जैसे जैसे में नजर आए कि भाई इसमें यहाँ पे कानूनी भाम पैदा होता है या इस तरीके से ये एक कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है, तो उसको रिव्यू करने में कोई हर्ज नहीं है। मुस्तफा साहब, इसमें जो मेरा ख्याल है हम सुप्रीम कोर्ट की तो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो हाई कोर्ट के किरदार के हवाले से भी इस डिसेंटिंग नोट में लिखा है दो हफ्ते तक अगर अपीलें वहां पे पेंडिंग पड़ी रहेंगी। इलेक्शन एक अर्जेंट मामला है, 90 दिन के अंदर इसके हवाले से बड़े इंतजामी तौर पे, कानूनी तौर पे, सियासी तौर पे फैसले लेने हैं, तो वो फैसले का भी पाबंद जो है कि होना चाहिए कि भाई ऐसे इश्यूज के अंदर जल्दी जो भी फैसले हैं वो करने, क्योंकि 17 महीने का वक्त नहीं है, जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दी कि बीबी की हुकूमत के टाइम पे इतना लंबा केस नहीं चला था, इतना टाइम नहीं है इस वक्त इस इशू पे। ऑफ कोर्स टाइम नहीं है, इसलिए टाइम नहीं है मारियम, मेरे ख्याल में कि हमारा जो आईन है उसका जो इथॉस है, उसका जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो एसेंशियली डेमोक्रेटिक है। और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जब क्लियर कट एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मौजूद है 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की, और उसके ऊपर अमल ना हो रहा हो और हमें क्लियरली नजर आ रहा हो कि हुकूमत ने एक ऐसी हिकमत अमली अपनाई हुई है कि जिसके नतीजे में उन्होंने एक टेक्निकलिटी को सामने रखकर इलेक्शंस को डिले करने की नीयत ठान ली है, तो ये सूरत हाल तो जमहूरियत के लिए इटसेल्फ बहुत खतरनाक है। मुल्क के अंदर जो ऑर्डर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एक कारी जरब लगनी थी। और एक दिन भी मेरे नजदीक अगर केयर टेकर गवर्नमेंट्स अपनी जो मुकर्ररा मुद्दत है, आइन जो फोर्सी उसको करता है, उससे ज्यादा गुजारती हैं तो वो यूसर्पर होती हैं। तो मैं तो उन्हें इस तरह देखता हूं कि केयर टेकर गवर्नमेंट्स को ये एक सोची समझी एक सोच थी बिलाशुबा कि हम इलेक्शंस को टेक्निकलिटीज में फंसा दें और फिर उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट्स का थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। तो हम पूरे के पूरे सिस्टम की जो बुनियाद थी, जो जड़ें हैं, जिसके ऊपर हमारा सारा का निजाम खड़ा है, आने वाले वक्त में किसने अमल करना था।